हाय तो एवरीवन, आइए चलिए नेक्स्ट क्लास की शुरुआत अपन लोग करते हैं। ठीक है, कल शायद कि मैंने जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वर्जन मैंने पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, वर्जन पूरा पढ़ा दिया था और नेक्स्ट टॉपिक मैंने शायद डलवा दिया था, थर्ड नंबर टॉपिक या नंबर मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक अंदाज़ा है। तो अगला टॉपिक डालिएगा निस्तापन। निस्तापन, ठीक है। बार बार जो वर्ड आ रहे थे ना वर्जन और निस्तापन, तो आप पढ़ेंगे निस्तापन किसे कहते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करना। कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। उसे निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, वर्जन हमने पढ़ा था क्योंकि वहां पर लिया था सल्फाइड अयस्क, अभी लिया है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क वहां पर ली थी फुल वायु, यहाँ पर सीमित यानी लिमिटेड वायु। सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वहां भी ऑक्साइड में बदल रहा था, यहाँ भी ऑक्साइड में बदल रहा है। ऑक्साइड में बदल जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, निस्तापन कहते हैं। क्लियर है, जल्दी बना लीजिए। लेकिन वर्जन होता है सल्फाइड अयस्क का और निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क का। क्लियर, जल्दी बनाइए, जल्दी से उतार लीजिए। निस्तापन, अटक तो नहीं रही है वीडियो, ठीक है। क्लियर आ रही है ना वीडियो, बस यही देख रहा हूँ मैं। ठीक है निस्तापन, आई होप आपने उतार लिया होगा। क्या, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में यानी लिमिटेड वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो किसमें बदल जाए, ऑक्साइड में बदल जाए, तो उसे उस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देंगे, निस्तापन नाम देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक कार्बोनेट अयस्क ले लेता हूं मैं ZnCO3, इसको गर्म करा यानी तापन दिया। पहले वायु की उपस्थिति थी इसलिए ऑक्सीजन लिया था, लेकिन अभी वायु की उपस्थिति है लेकिन सीमित, सीमित बोले तो लिमिटेड, लिमिटेड वायु में गर्म करता हूं तो ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट का जो अयस्क है वो बदल जाता है ऑक्साइड में, तो Zn ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड बन जाता है और साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो वही कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखो, तो आराम से आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ठीक है। अब अगला टॉपिक डाल दो, बच्चे लोग आ गए थे मेरी क्लास के अंदर। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए, फोर्थ नंबर अपचयन। अपचयन, अपचयन, अगला टॉपिक डाल दीजिए अपचयन। ठीक है, अब लिखना अपचयन में धातु ऑक्साइड से, जो धातु ऑक्साइड बनी ना भर्जन और निस्तापन में, उसमें धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त करना, प्राप्त करना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन किससे कहते हैं, जब धातु ऑक्साइड तो हमारे बना था उससे कार्बन जैसे अपचायों का यूज करेंगे और क्या करेंगे, धातु प्राप्त कर लेंगे। उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, धातु अपचयन। क्लियर है, जल्दी से उतार लो। एक उदाहरण भी मैं यही करा देता हूँ। मान लो जिंक ऑक्साइड ही ले लो, अभी यार थोड़ी देर पहले बना था, इसमें कार्बन द्वारा अपचयन कराएंगे कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपचयन करके एक धातु बना देगा, जिंक धातु अलग हो गई और हमें चाहिए भी तो धातु ही, ठीक है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गई। यानी कि जिंक ऑक्साइड का
धातु ऑक्साइड का। कार्बन जैसे अपचायक, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके किसमें बदल जाना, धातु प्राप्त हो जाना, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर है, जल्दी उतार लीजिए। जल्दी उतार लीजिए। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब 5 स्टार लगा के टॉपिक डालेंगे जल्दी से, धातु का परिष्करण। जल्दी से डालिए, धातुओं का परिष्करण, परिष्करण, धातुओं का परिष्करण। जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए, धातुओं का परिष्करण। ठीक है, टॉपिक डाला, धातुओं का परिष्करण। अब इसमें लिखना स्टार्ट करें। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या लिखा, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण सबसे अधिक उपयोगी विधि है, उपयोगी विधि है। यानी देखो, धातुओं का परिष्करण, परिष्करण का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, तो साफ करना यानी धातुओं से अपद्रव्य, अपद्रव्य मैंने परसों ही बता दिया था नेक्स्ट पिछली क्लास में। अपद्रव्य का मतलब क्या है, गंदगी। तो धातुओं से गंदगी हटाने के लिए यानी अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, मान लो सोना चांदी आपने जमीन से निकाला तो गंदगी तो लगी रहेगी ना यार, मिट्टी वगैरह, उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये विद्युत अपघटनी परिष्करण का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण सबसे अधिक उपयोगी विधि है। क्लियर है, अब उतार लो। उसके बाद टॉपिक डालना विद्युत अपघटनी परिष्करण। उसके बाद नया टॉपिक डाल लो विद्युत अपघटनी परिष्करण। डाल लो विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, डाल लिया। अब सबसे पहले मैं इसमें डायग्राम बनवाता हूँ। ठीक है, मेरा ये रूल है कि मैं विद्युत अपघटनी परिष्करण को बनाने से पहले सबसे पहले डायग्राम बनवाता हूँ। आप लोग भी डायग्राम बनाइएगा, जैसा एज इट इज मैं डायग्राम बनाऊँ ना, वैसा का वैसा ही आपको डायग्राम बनाना है। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हो सकता है कि मेरा डायग्राम छोटा हो सकता है, बट आपको अपना डायग्राम बड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू कीजिए मेरे साथ। ठीक है, ये तो बनाया मैंने टैंक। सबसे पहले तो एक बार टैंक बना दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बाहर की तरफ एक टैंक बना दिया है। उसके बाद मैं दो छड़नुमा बनाऊंगा। आप साथ साथ बनाएं जिससे कि टाइम भी नहीं लगेगा, और दूसरी बात आपको बनाना भी आता रहेगा। ठीक है, दूसरी चौक कलर में चौक मेरे पास है नहीं वैसे फिलहाल अभी। ठीक, कोई बात नहीं। ये माइनस, ये प्लस। माइनस वाले को बोला जाता है कैथोड और प्लस वाले को बोला जाता है एनोड। इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। अभी लिक्विड का नाम भी लिख दूंगा मैं, अम्लीय कॉपर सल्फेट होता है। ये जो उस धातु पे जो गंदगी यानी अशुद्धियां लग रही थी, वो अशुद्धियां पेंदे में आके बैठ जाती है।
ये पेंदे में आके अशुद्धियाँ बैठ जाती है। तो अशुद्धियों को मैंने पेंदे में बना दिया है। इसको अशुद्धियों को मैंने क्या बोला था, अपद्रव्य, तो वैसे ही लिख देता हूँ अपद्रव्य, या फिर इसको बोलते हैं एनोड पंख। एनोड पंख बोलते हैं, ठीक है। और जो एनोड बना होता है वो प्रॉपर कॉपर, अशुद्ध कॉपर का बना होता है। तो यहाँ से कॉपर +2 आयन बाहर आते हैं और यही कॉपर +2 आयन कैथोड पर अंदर की तरफ जाते हैं। तो कैथोड पर कॉपर +2 अंदर गए और एनोड से कॉपर +2 कहाँ आ गए, बाहर। अब कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट, बिजली लगाई जाती है। ये थोड़ा सा मेरा छोटा बन गया है, ठीक है। ये बड़ा वाला टर्मिनल प्लस है, छोटा वाला टर्मिनल माइनस है, ये वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारा डायग्राम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप बना लो, फिर मैं साइड में समझा दूंगा। मैं नीचे इसका नाम लिख देता हूँ, विद्युत अपघटनी परिष्करण। आपको ये वाला नाम नीचे लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, मेरे पास जगह नहीं है तो ये लिख रहा हूँ। बना लीजिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण, बना लीजिए आराम से। अच्छा ये भी बना देता हूँ। ये जो भरा हुआ है ना अंदर, ये है अम्लीय CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, बना लो, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जल्दी से बना लो, पॉज करके बना लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम वगैरह की स्क्रीनशॉट रख लिया करो, जिससे कि क्या है, कभी आप फोकट बैठे हुए हो, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हो, या कभी पार्क में घूम रहे हो, कभी स्कूल में फोकट बैठे, मोबाइल लेके गए तो मोबाइल देखा, मोबाइल खोला, मोबाइल खोलने के बाद खट से उसको रिवाइज कर लिया। डायग्राम को पढ़ना तो होता ही नहीं है, देखना ही होता है। तो आराम से याद करने का एक तरीका है कि आप फोटो खींच के रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्लियर है? आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा यार, जल्दी बना लो थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण में एक टैंक लिया जाता है, उस टैंक के अंदर अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाता है। उसमें 2 छड़ लगाई जाती है। पहली छड़ तो एनोड कहलाती है, प्लस वाली, और कैथोड वाली, सॉरी माइनस वाली कैथोड कहलाती है। अब मैं बताता हूँ, एनोड जो होता है ना वो अशुद्ध धातु का बना होता है। किसका? एनोड। यहाँ लिख देता हूँ, ये नाम तो आपने नीचे लिख दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं एनोड जो बना होता है ना, आपको भी लिख देना है अगली लाइन में या नीचे लिख देना। एनोड जो बना होता है किसका बना होता है? अशुद्ध धातु का। अशुद्ध धातु का बना होता है, यानी ये अशुद्ध धातु होती है, यानी शुद्ध नहीं। हमें क्या करना है? शुद्ध करना है उस धातु को। तो ये अशुद्ध धातु का, और जो कैथोड बना होता है ना, कैथोड बना होता है शुद्ध धातु का, शुद्ध धातु का। और जो ये विलयन भरा होता है, विलयन जो होता है वो कॉपर सल्फेट प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, आप एक साथ लिख लेना, ठीक है। जो विलयन भरा होता है वो किसका है? कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। आप सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय तो है, तो ये इसका विलयन भरा होता है। तो अब देखो, इस विलयन के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड करी जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। अब यहाँ से जिससे बिजली प्रोवाइड करते हो ना, तो ये एनोड जो अशुद्ध धातु का बना हुआ है, मान लीजिए अभी धातु कॉपर ले ली हमने, तो ये कॉपर आयन छोड़ता है Cu+2, और ये शुद्ध है, बाकी का ये तो अशुद्ध है, कॉपर आयन शुद्ध है। फिर यही कॉपर आयन कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड क्या है? माइनस, और कॉपर आयन पे क्या है? प्लस। तो प्लस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कॉपर आयन कैथोड की तरफ जाते हैं, और कैथोड पे क्या प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु। और मैंने बताया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है,
यानी शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही तो विद्युत अपघटनी परिष्करण है, उसके अपद्रव्य को हटाना। अब मान लीजिए यहाँ पर अपद्रव्य यानी अशुद्धियां लगी होंगी, गंदगी लगी होंगी, तो वही गंदगी कहाँ के पेंदे में बैठ जाती है। ये पेंदा टैंक का, यहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो गई, उस द्रव्य उसको मैंने क्या बोला था, अपद्रव्य, और हमारी साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है एनोड पंख। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है? बना लीजिए, मुझे जहां तक अंदाजा है आपने बना लिया होगा। ठीक है, बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन अब मेरे पास जो चौक आ गई ना, ये डस्ट वाली चौक आ गई इस बार। ठीक है, ठीक है। अब लिखना अगली लाइन में जो ये बनाया ना उसी को लिखूंगा मैं। विद्युत अपघट्टी अपघट्टी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब है बहवाना या बहाना। प्रवाहित की जाती है क्या? विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु, तब एनोड से अशुद्ध धातु क्या? तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। घुल जाती क्या होता है? यानी ये तो प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया। विद्युत अपघट्य में जब धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होता है, जो एनोड से वो अशुद्ध धातु थी वो कहाँ आने लग जाती है। ये एनोड से अशुद्ध धातु कहाँ आने लग गई थी, Cu+2 के रूप में विद्युत अपघट्य में। तो विद्युत अपघट्य में क्या होता है, घुल जाती है। क्लियर है? उतारो फर्स्ट लाइन। फिर अगली लाइन, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित होती है। निक्षेपित होती है। यानी कि देखो, जितनी अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में आई, याद करो विद्युत अपघट्य में यहाँ से आ गई थी कॉपर, लेकिन उतनी ही कॉपर कहाँ चली गई थी, कैथोड पर। तो वही तो लिखा है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कहाँ चली जाती है, विद्युत अपघट्य यानी यहाँ से कैथोड पर, यानी कैथोड पर चली जाती है। निक्षेपित का मतलब है इकट्ठा होना, तो कहाँ इकट्ठी हो जाती है, कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है। क्लियर है? जल्दी उतारिए। लास्ट लाइन लिखेंगे। ठीक है, अगली लाइन, अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड आपंक कहते हैं। और क्या हुआ था, अविलेय अशुद्धियां यानी जो गंदगी थी, ये तो यहाँ, ये यहाँ जो गंदगी थी वो कहाँ इकट्ठी हो गई थी, यहाँ पे। तो वही तो लिखा है, अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली में, एनोड ये रहा, इसके तल में, यहाँ पे एनोड की तली पर निक्षेपित, वही इकट्ठा होना, निक्षेपित हो जाती है यानी इकट्ठी हो जाती है। और इसको क्या बोला था मैंने, एनोड पंख कहते हैं, यही तो बोला था। क्लियर है? तो सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको एज इट इज लिखा दिया है, जल्दी से उतार लीजिए। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। बोतल देना पानी की, पानी भी पी लिया करें आप लोग।
जब मैं पानी पीऊँ या मैं थोड़ा कुछ करूँ तो उसके उस टाइम पे आप लोग क्या किया करें, रिवाइज़ कर लिया करें। आई होप आप लोगों के समझ आया होगा। देखिए ये चैप्टर एंड की तरफ अभी बढ़ रहा है। क्या-क्या पढ़ लिया अपन ने? धातु पढ़ ली, अधातु पढ़ ली, उपधातु पढ़ ली, धातु के गुणधर्म पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण पढ़ लिए, रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, को धातु कैसे-कैसे किससे अभिक्रिया करती है। धातु वायु से अभिक्रिया करती है, धातु जल से अभिक्रिया करती है, धातु जल से कैसे अभिक्रिया करती है, ठंडे जल से कौन करता है, गर्म जल से कौन करता है, भाप से कौन करता है, ये पढ़ लिया। ऐसी कौन सी धातु है जो कि गर्म जल से अभिक्रिया करती तो है लेकिन ऊपर तैरती है, हमने पढ़ा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, आपके भी लिखने से कोई फायदा नहीं, जब तक कि वो सारी चीजें आपके माइंड में इकट्ठा ना हो। यस और नो, सही बोले ना? तो ये मत सोचिएगा कि मैं मेरी मेहनत आजमा रहा हूँ, आप अपनी मेहनत आजमा रहे हैं, लिख रहे हैं डायरी। वो चीज़ों को जब तक आप अपने माइंड में नहीं लाएंगे ना, तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो अपनी मेहनत को रेगुलर करिए और रिजल्ट जब आएगा ना तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, लेकिन आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी और आपके माँ बाप को होगी। ठीक है, आपको हमसे कम खुशी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेहनत हम भी तो आपके साथ कर रहे हैं ना। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं कर रहे। क्या बोलते हो? ठीक है, तो मेहनत ज़रूर करिएगा, मेहनत रेगुलर करिएगा और रिवीजन प्रॉपर करिएगा। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए अगले टॉपिक डालते हैं। ये आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अगला टॉपिक डालेंगे संक्षारण। अगला टॉपिक डालेंगे संक्षारण। संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण। 5 स्टार लगा लेना, कई पेपर उठा के देख लेना, पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर, पुराने सालों के क्वेश्चन उठा के देख लेना। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। धातुएं अपने आसपास क्या, धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आपको समझ नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं। आर्द्रता का जो मतलब है, आर्द्रता का मतलब है नमी यानी हल्का सा पानी। ठीक है, एवं वायु आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है तो धातुएं संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्लियर है? मैंने संक्षारण की परिभाषा लिखाई। देखो संक्षारण का सिंपल सा मतलब बताऊं, आप लोगों के घरों में लगने वाला लोहे पर जंग को क्या बोलेंगे? संक्षारण। अब देखिए संक्षारण, धातुएं लोहा, चांदी, सोना, चांदा, जितना भी धातुएं अपने आसपास अम्ल यानी एसिड के संपर्क में आए, या फिर आर्द्रता यानी नमी यानी पानी के संपर्क में आए, या फिर वायु यानी हवा के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, तो क्या होता है? धातुएं संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब है धातुओं के ऊपर एक लेयर चढ़ने लग जाती है भूरे रंग की। जंग को देखा ना आपने, तो भूरे रंग की लेयर यानी संक्षारित हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या? संक्षारण। क्लियर है? जल्दी से उतार लीजिए, संक्षारण पढ़ाया है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे।
अब एग्जाम्पल में सभी के एग्जाम्पल नंबर वाइज कराऊंगा। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सिल्वर। सिल्वर किसे बोलते हैं? चांदी को। ठीक है, तो पहले लिखिएगा सिल्वर। ठीक है, लिखना सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, वायु में सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया, अभिक्रिया करके करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है। सल्फर डाई, नीचे लिख रहा हूं बाकी, ऑक्साइड। क्या लिखा? सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फर, वो याद रखना, ठीक है, एक बार वो बता देता हूं। सल्फर डाई ऑक्साइड बना लेती है, बना लेती है, जिसके कारण वह काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। यानी कि याद रखना, जंग केवल और केवल लोहे पे ही नहीं लगता है, ठीक है, चांदी पे, कॉपर पे, सोने पे, तांबे पे, ठीक है, या फिर लोहे पे। तो याद रखना, पहला हमने संचारण में पढ़ा सिल्वर। सिल्वर वायु के संपर्क, यानी चांदी जब भी आप लोग पहनते होंगे तो चांदी क्या होता है कि चांदी जब भी वायु यानी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आती है तो क्या होता है? अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया करके? वायु में सल्फर गैस है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके इसके ऊपर लेयर चढ़ा लेती है, किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की, क्योंकि कैसी होती है जिसके कारण ये क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। ये देखिए, मेरी सिल्वर की अंगूठी है, और सिल्वर की अंगूठी में आप यहाँ देखिए हल्की सी ब्लैक ब्लैक सी पड़ रही है, धोए हुए बहुत दिन हो गए। देखिए ये ब्लैक सी, यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरिटी के साथ दिख रहा है ब्लैक। ठीक है, ये क्या है? ये वायु के संपर्क में आई, वायु के अंदर सल्फर ऑक्साइड, सल्फर गैस है, तो ये सिल्वर ने सल्फर के साथ मिलकर सिल्वर डाइसल्फाइड बना लिया। ये बना लिया तो कैसे रंग का होता है? काले रंग का। तो इस वजह से इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई जिसका नाम है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड की लेयर, काली कलर की होती है। क्लियर है? जल्दी बना लीजिए। बनाया? ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2। डस्ट बहुत हो रहा है। कॉपर लिखना, कॉपर वायु में उपस्थित, कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, ठीक है, तो कॉपर यानी तांबा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट बनाता है, जो हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। यानी कि याद रखना, कॉपर यानी तांबे पे भी जंग लगता है, याद करना। आपके पुराने जमाने के आपके घर में बर्तन होंगे, उस पर देखना हरे हरे कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी एक तरीके का जंग ही होता है। वो क्या होता है? कॉपर वायु के उपस्थित, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ अभिक्रिया करती है और किसकी लेयर चढ़ जाती है? कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, और वो कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। टाइमिंग पूरा हो चुका है। एक्चुअली मैं इससे बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखें, मेहनत जारी रखें, रिवीजन बरकरार बनाए रखें। थैंक यू।